नमस्कार दोस्तों, आप सभी को आज हम कुछ नए प्रकार से बताने चल रहे हैं अकबर के बारे में, जो बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा में पक्का आने की संभावना है, बिहार कांस्टेबल परीक्षा में आने की संभावना है। खास करके इसमें एक और आपको मिलेगा पॉइंट, उत्तर प्रदेश पुलिस में भी आने की प्रबल संभावनाएं हैं। हम वही क्वेश्चन बताते हैं जो एग्ज़ाम में पक्का आता है, आने की संभावना रहती है। अब ऐसा नहीं कि मैं पेपर में घुसा हुआ हूँ, मैं जानता हूँ, लेकिन ये मेरा अनुभव है। मैं ऐसा क्वेश्चन सेट करता हूँ, ऐसा बताता हूँ, जो बताता हूँ पक्का वो आ ही जाता है। क्योंकि कई साल का मैं अध्ययन करता हूँ, इसीलिए पेपर का कई साल का अध्ययन करता हूँ, एनालिसिस करता हूँ, विश्लेषण करता हूँ, उसके बाद में ही बताता हूँ। तो हम अकबर के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, क्या क्या एग्ज़ाम में आने की संभावना है, इस पर कैसे कैसे आप अपना स्ट्रेटजी बनाइए, कैसे अपनी रणनीति बनाएंगे कि आप परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा अंक ला करके, अधिकतम से अधिकतम अंक ला करके टॉप में आ जाएं। तो अकबर के बारे में जानेंगे कि सबसे पहले देखिए, अगर हम बात करते हैं तो मुग़ल काल में अगर देखेंगे पहले कौन आते हैं, इसके संस्थापक हैं बाबर। बाबर कौन है? ये संस्थापक हैं। बाबर कौन है? संस्थापक। बाबर के पुत्र अगर बात करेंगे, बाबर के पुत्र हैं हुमायूं। बाबर के पुत्र कौन है? हुमायूं। और हुमायूं के अगर पुत्र की बात करेंगे तो हैं अकबर। इसका मतलब अकबर के पिता कौन हो गए? हुमायूं। और अकबर के पिता कौन हो गए? बाबर। और इनकी माता की अगर बात किया जाए, इनकी माता, इसका मतलब जो है अकबर की माता जो है कौन है? हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम ये माँ है। किसकी माँ है? ये अकबर की। याद करना होगा, पूछ लिया गया अकबर की माता का क्या नाम था, बेसिक क्वेश्चन। तो हमीदा बानो बेगम के गर्भ से ही अकबर का जन्म होता है। तो अकबर का जो जन्म होता है ये कब होता है? अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में होता है। 1542 ईस्वी में। इनकी माता का नाम क्या है? हमीदा बानो बेगम। और पिता का नाम हुमायूं है। अकबर का जन्म, और ये जन्म होने के बाद में गद्दी पर कब बैठते हैं? जब इनका मृत्यु होता है, हुमायूं का मृत्यु। हुमायूं के मृत्यु के बाद में ही एक गद्दी पर बैठते हैं। हुमायूं का मृत्यु होने का मतलब, इनकी गद्दी पर बैठने का मतलब एक ही डेट, 1500। एक गद्दी पर कब बैठे हैं? 1556 ईस्वी में। 1556 ईस्वी में 1556 ईस्वी में गद्दी पर बैठे, अर्थात इनका राज्याभिषेक हुआ है। राज्याभिषेक। अब ये पूछ लिया जाए कि अकबर गद्दी पर कब बैठे हैं, तो 1556 ईस्वी में, याद रहना चाहिए। इसका मतलब अकबर का जो शासन काल है 1556 ईस्वी से शुरू होता है और 1605 ईस्वी तक चलता है। 1605 ईस्वी तक। ये डाटा पूछा जा सकता है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, लेकिन फिर भी जानिए। तो 1556 में राज्याभिषेक हुआ। अब राज्याभिषेक का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है कि किस स्थान पे हुआ था। तो स्थान कहाँ है? कलानौर। ये कलानौर कहाँ पर है? कलानौर गुरुदासपुर में है। कहाँ है? गुरुदासपुर। ये कहाँ पर पड़ता है? पंजाब में। कहाँ है? पंजाब में। कहाँ पर भैया? पंजाब में। तो अगर बात करें अकबर के किसके पुत्र हैं, तो हुमायूं के पुत्र। यहाँ तक क्लियर हो गया। और अकबर का राज्याभिषेक कब होता है? 1556 में। कहाँ पर होता है? कलानौर। कलानौर कहाँ पर है? गुरुदासपुर जिला है, तो पंजाब में। तो मेन स्थान आपको कलानौर जानना है और पंजाब जानना है। गुरुदासपुर कम पूछा जाता है, लेकिन पूछा जा सकता है, कुछ बहुत ज़्यादा कठिन नहीं। यहाँ तक हो गया। एक गद्दी पर बैठते हैं। अब गद्दी पर बैठते हैं तो इनके सामने कुछ कठिनाइयाँ रही होंगी। कठिनाई क्या था? जब इनके पिता का मृत्यु हो गया, अर्थात हुमायूं का 1556 में, तब इनका उम्र जो है, अकबर का उम्र ज़्यादा नहीं था, मात्र 13 वर्ष के थे। 13 वर्ष 4 माह। 13 वर्ष 4 माह के थे।
अकबर कितने थे? 13 वर्ष 4 माह के ये थे। कौन? अकबर। अकबर 13 वर्ष 4 माह के थे। तो इसका मतलब अभी बच्चे हैं, ज़्यादा उम्र के नहीं हैं, तो इनको एक संरक्षण बना दिया गया था। देखिए इनके अगर बात करते हैं, ये हुमायूं के समय में, जब हुमायूं भारत में थे, तो भारत में जीविका की खोज में एक व्यक्ति आया था जिसका नाम था बैरम खां। वो ईरान का था। कहाँ का था? ईरान का। बैरम खां ये कहाँ का था? फारस का। कहाँ का था? फारस। फारस क्या है? ये ईरान का पहले नाम फारस ही रहा था। आज ईरान नाम है, जिसकी राजधानी तेहरान है, और पहले इसका नाम क्या था? फारस। तो फारस से बैरम खां आया था जीविका की खोज में। किसके दरबार में आया था? हुमायूं के दरबार में। और एक सेना के रूप में ये काम किया था। शुरुआत में किस रूप में काम किया है? सेना के रूप में। शुरुआत में सेना के रूप में काम किया है ये। लेकिन अपनी योग्यता के बल पर बढ़ चढ़ करके ये बैरम खां, योग्यता के बल पर बैरम खां को हुमायूं ने खान ए खाना की उपाधि दे दिया। खान ए खाना की उपाधि दे दिया। तो खान ए खाना की उपाधि किसको मिला था? बैरम खां को। किसने दिया था? हुमायूं ने दिया था। अपनी सेना में पहले सेना रखा, उसके आगे आगे बढ़ते बढ़ते बहुत, और यहाँ तक कि इस बैरम खां को अकबर का संरक्षक भी नियुक्त किया। तो अकबर का संरक्षक कौन था? यही बैरम खां। किसने नियुक्त किया था? हुमायूं ने। और जब हुमायूं का मृत्यु हो जाता है और ये गद्दी पर बैठता है 1556 में, तब यही बैरम खां संरक्षक के रूप में रहता है। बैरम खां किस रूप में रहता है? संरक्षक के रूप में। संरक्षक के रूप में कौन है? बैरम खां। बैरम खां कहाँ का था? फारस का था। याद हो गया? बैरम खां कहाँ का था? फारस का था ये। और किसके दरबार में आया था? हुमायूं के दरबार में। अपनी योग्यता के बल पर जो है आगे बढ़ता गया। हुमायूं ने इसको जो है अकबर का संरक्षक नियुक्त कर दिया। आगे इसके हुमायूं की मृत्यु के बाद में जब अकबर गद्दी पर बैठा तो बैरम खां उसका संरक्षक बना। इसका मतलब जब एक गद्दी पर बैठता है, 1556 में गद्दी पर बैठा, तो 1556 से लेकर 1560 ईस्वी तक, इतने तक बैरम खां शासक के रूप में रहा। शासक तो अकबर है, लेकिन मेन कार्यकर्ता के रूप में जो है बैरम खां सब कुछ देख रहा है। राजा है यानी सुल्तान है, अर्थात बादशाह है। यहाँ पे मुगल काल में बादशाह शब्द चलता है। तो बादशाह कौन है? अकबर। लेकिन संपूर्ण कार्यभार किसके हाथ में है? बैरम खां के हाथ में, क्योंकि बैरम खां संरक्षक बना है ये 1556 से 1560 के बीच में। लेकिन अब 60 तक आते आते अकबर लगभग जानकार हो चुका है, लगभग 18 वर्ष का हो चुका है, लगभग 18 वर्ष का जानकार हो चुका है। इसलिए अकबर भी अब चाह रहा है क्यों ना हम, अगर राजा हैं, हम बादशाह हैं, क्यों पूरी शक्ति का प्रयोग हम करें। और उधर में जो हरम की महिलाएं हैं, हरम की जो महिलाएं हैं, यानी कि हरम मतलब क्या होता है? राजघराने का वह स्थान जहाँ पे राज परिवार की महिलाएं रहती थीं। राजघराने का वह स्थान जहाँ पे राज परिवार की सभी महिलाएं रहती थी, यानी कि राजा की लगभग सभी पत्नियां और माताएं, बहनें जो उनकी हैं, राज परिवार की जो स्त्रियां हैं, वो वहीं पे रहती थी। जिस स्थान पे रहती थी उस स्थान को हरम कहा जाता था। ये ईरानी शब्द है, फारसी शब्द है। तो उस स्थान को अब हरम में, यानी कि जो बादशाह की, जो हुमायूं की पत्नियां रही होंगी, जो अकबर की कुछ बहनें उन्हें रही होंगी, या जो हुमायूं के और कुछ और वृद्ध महिलाएं रही होंगी, वो लोग जो भी हैं, अब ये लोग भी चाह रहे हैं बैरम खां का शासन न रहे, बैरम खां अपना देखे, अब अकबर शासन करे और हम भी उसमें कुछ हस्तक्षेप करें, हम भी कार्यभार देखें। इसलिए इन लोगों ने षड्यंत्र के माध्यम से बैरम खां को हटाने का प्रयास किया। अकबर ने भी इधर हटाने का प्रयास किया बैरम खां को, और हरम की महिलाओं ने भी हटाने का प्रयास किया। इसलिए हरम की महिलाओं ने बैरम खां को कहा, आप मक्का चले जाइए हज करने के लिए। कहाँ चले जाइए? मक्का चले जाइए हज करने के लिए।
अतः इसने मक्का जाने का प्रयास किया, लेकिन तुरंत एकाएक नहीं जाएगा। अब ये लोग चाह रहे तुरंत, अभी कहें तुरंत के तुरंत चला जा, लेकिन जाने में समय लगेगा, अपना सामान कुछ रखेगा, कुछ जाने में 2-4-10 दिन का समय लगेगा। अब ये लोग चाह रहे तुरंत के तुरंत चले जाए। इसके पीछे बेचारे के पड़ गए हरम की महिलाएं और अकबर। अंततः इसको जाना पड़ा। मक्का जा ही रहा था, गुजरात होकर के जा रहा था, क्योंकि वही मार्ग ही था। गुजरात होकर के उधर से ऐसे पाकिस्तान होकर के ऐसे चले जाते, मार्ग ही वही था। तो गुजरात में पहुंचा ही था, वहीं पर इसको एक आदमी ने हत्या कर दी। अफगानी व्यक्ति था, नाम जानने की आवश्यकता नहीं, एक अफगानी व्यक्ति ने हत्या कर दिया। क्यों हत्या कर दिया? जब ये बैरम खां हुमायूं के साथ में था, सेनापति के रूप में, सेना के रूप में था, तो मच्छीवाड़ा के युद्ध में इस बैरम खां ने उस व्यक्ति के पिता की हत्या कर दिया था। और वह व्यक्ति को अब पता लग गया कि बैरम खां इसी मार्ग से जा रहा है, इसलिए अपने पिता का बदला लेने के लिए उस व्यक्ति ने बैरम खां को मार डाला। ऐसा उसको जानकारी, ऐसा माना जाता है कि अकबर ने खुद दिया था। जिस व्यक्ति ने मारा था, चूंकि ऐसा माना जाता कि अकबर का हाथ ही था जिसने बैरम खां को मरवाने में भूमिका निभाया, नहीं तो उस व्यक्ति को पता नहीं लगता कि ये व्यक्ति जा रहा है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो एक हिसाब से इनडायरेक्ट में कहा जा सकते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से कह सकते हैं कि बैरम खां को मरवाने में एक हिसाब से अकबर का ही हाथ था। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसकी जो पत्नी थी बैरम खां जब ये हुमायूं के साथ में था तो हुमायूं ने अपनी एक चचेरी, उसकी बहन थी, उसी से संबंधित थी, हुमायूं की चचेरी ही बहन थी, कुछ थी उसी घराने की ही थी चचेरी में, तो उसका नाम था सलीमा बेगम। इस सलीमा बेगम से इनका विवाह कर दिया। सलीमा बेगम से बैरम खां का विवाह हो गया था, करा दिया था। किसने? हुमायूं ने। जब उसके साथ में रहने लगा राजघराने से, अब बैरम खां का देखिए हुमायूं के साथ राजघराने का संबंध हो गया था इसी के समय में, क्योंकि इसी की चचेरी बहन है सलीमा बेगम से जो है विवाह करा दिया है, सलीमा बेगम से। और विवाह हो गया था, तो जब ये इसका मृत्यु हो गया भैया, तो सलीमा बेगम, इसके एक बच्चा था, 4 वर्ष का बच्चा था, उसका नाम था अब्दुल रहीम। क्या नाम था? अब्दुल रहीम। तो सलीमा बेगम अपने 4 वर्षीय पुत्र अब्दुल रहीम के साथ पुनः अकबर के पास आ गई कि बताया कि ऐसा ऐसा हो गया। और अकबर तो जारी रहा था, ऐसा माना जाता है, इतिहासकारों का मानना है। तो आगे आकर के जब बताया तो अकबर ने कहा, भाई आप भी हमारे राज घराने में ही रहिए, यहीं पे रहिए, ये आपका बेटा भी रहेगा। आगे चलकर अकबर ने इस सलीमा बेगम से भी विवाह कर लिया, उनको अपने परिवार में रख दिया है कि आप भी हमारे परिवार में ही साथ में रहिए। और इनके पुत्र को भी अपने पुत्र की तरह देख रेख करने लगा, इनको भी शिक्षा उच्छा देने लगा। लेकिन नोट करना, अकबर मुगल काल का एक ऐसा बादशाह है जो बिल्कुल नहीं पढ़ा लिखा था, निरक्षर था, फिर भी वो शिक्षा पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया, शिक्षा पर काफ़ी ज़्यादा विकास करने का प्रयास किया, अपने पुत्र को भी पढ़ाया, इसको भी पढ़ाने का भी प्रयास किया। जबकि अकबर बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं था, अर्थात निरक्षर था, कोई अक्षर नहीं पहचानता था। यहाँ तक क्लियर हो गया। लेकिन आगे चलकर अकबर ने कई कार्य किए, विकास में कार्य किए, कई धार्मिक कार्य किए। धार्मिक कार्य के कारण अकबर को महान कहा जाता है। सुलह कुल भी लाया था, दीन इलाही लाया, मजहरनामा लाया, इबादत खाना जैसे लाया, कई चीज़ें लाए हैं। जजिया कर को समाप्त किया, तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया, विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया, सती प्रथा को बंद कराया, बाल विवाह को रोकने का प्रयास किया। तो कई कार्य किए, जिस कार्य के कारण आज भी अकबर को महानता की श्रेणी में महान शासक के रूप में जाना जाता है। तो अकबर
ने इसको एक हिसाब से कुल मिलाकर के अकबर के समय में ही बैरम खां मर गया। जब बैरम खां का मृत्यु हो जाता है लगभग 60 में मान के चलिए बैरम खां का मृत्यु, तो बैरम खां के मृत्यु के बाद में अब 60 से 1560 ईस्वी से 64 ईस्वी तक, 1560 से 64 ईस्वी तक शासन जो है हरम की महिलाओं का रहता है। यानी कि बादशाह तो बना है अकबर, लेकिन बादशाह तो देख भी रहा है, लेकिन उसमें ज़्यादातर प्रभाव जो हरम की महिलाएं हैं, यानी कि राजघराने की महिलाएं, इस हरम की महिलाओं में मुख्य रूप से माहम अनगा थी। माहम अनगा, माहम अनगा का रोल ज़्यादा था। ये धाय माँ के रूप में थी, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा इनके हाथ में पावर सत्ता रही। माहम अनगा यही रोल ज़्यादा अदा करती थी। तो ये 1560 से लेकर 64 तक जो है माहम अनगा के हाथ में, यानी कि हरम की महिलाओं के हाथ में रहा। इसलिए इतने के शासन को पर्दा शासन कहा गया है। क्या कहा गया है? पर्दा शासन। इसी को स्त्री शासन भी कहते हैं, स्त्री शासन। तो अकबर के समय में लगभग ये 1560 से लेकर 64 तक लगभग ये 4-5 वर्ष जो बनेगा ये पर्दा शासन रहता है या स्त्री शासन रहता है अकबर के समय। लेकिन आगे 64 में चलकर अकबर ने संपूर्ण राजपाट को, संपूर्ण केंद्रीय सत्ता को सब अपने हाथ में ले लिया। यहाँ पे तब पर्दा शासन का बोलबाला हटा दिया। इसी में अगर देखेंगे 1562 ईस्वी की घटना, 1562 ईस्वी में एक शब्द आएगा 1562। 1562 से हम चर्चा करते हैं। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट करिए, चाहे जैसे हम हटा देते हैं। हो गया? अब देखिए 1562 में इसने जो है, इसका प्रसिद्ध युद्ध अभियान बहुत प्रसिद्ध रहा है 1562 का। ये जो है कहाँ पर रहा है? आमेर। आमेर, आमेर का मतलब होता है जयपुर। आमेर का मतलब क्या है? जयपुर। तो आमेर पर आक्रमण करता है। आमेर पर जो आक्रमण किया जाता है, तो ये आमेर पर जो आक्रमण होता है भैया ना, यहाँ पे आमेर पे जो है, यहाँ पे कछवाहा वंश है। कौन से वंश है? कछवाहा। यहाँ पर कछवाहा वंश है, कछवाहा वंश। राजपूत लोग हैं, कछवाहा वंश राजपूत लोग हैं। कौन से लोग हैं? कछवाहा। आमेर में, आमेर मतलब जयपुर वाला क्षेत्र है, आमेर ही है, ठीक है, जयपुर है। तो यहाँ का जो राजा थे, राजा बिहारी मल, राजा बिहारी मल। इन्हीं का दूसरा नाम है भारमल। भारमल, राजा बिहारी मल कहिए या राजा भारमल। तो इन्होंने जब इस पर आक्रमण किया 1562 पे अकबर ने आक्रमण किया, तो ये राजा जो है, कछवाहा वंश के राजा जो है, ये बिना युद्ध किए संधि कर लिए, सहमत हो गए। यानी कि अधीनता, अकबर की अधीनता स्वीकार के लिए कि भैया मैं जो भी इनकम आएगा उसमें से इनकम में इतना % मैं आपको देता रहूँगा। अधीनता, अधीन में आ गए। और इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह, इनकी पुत्री का क्या नाम था? हरखा बाई। हरखा बाई। इन्हीं का दूसरा नाम क्या है? जोधा बाई। जोधा बाई। इन्हीं को मरियम उजमानी भी कहा जाता है। मरियम उजमानी। तो ये नाम तीनों नाम एक ही है। एक किसकी पुत्री है? बिहारी मल की, कछवाहा वंश की हैं। तो इन्होंने बिना युद्ध किए अकबर की अधीनता स्वीकार कर लिया और अपनी पुत्री का विवाह, इनका विवाह जो है किसके साथ कर दिया? अकबर के साथ। अकबर के साथ कर दिया। तो अकबर ने किसी राजपूत घराने में पहला अगर वैवाहिक संबंध स्थापित किया है तो सबसे पहले इन्हीं की पुत्री के साथ किया है। हालांकि कई राजपूत लड़कियों से अकबर ने विवाह किया, कई राजपूत स्त्रियों से, लेकिन सबसे पहला अगर राजपूत घराने में विवाह किया है तो एक किससे किया है? हरखा बाई से किया है। ये पहला इसका विवाह है हरखा बाई में, यानी कि राजपूत घराने की अगर बात किया जाए। इसी से जो है सलीम का जन्म होता है, शेख सलीम।
सलीम जो है इन्हीं शेख नहीं है, शेख नहीं लिखना, ठीक है, शेख तो दूसरे हैं। तो ये सलीम का जन्म होता है, यही सलीम बाद में जहांगीर के नाम से प्रसिद्ध होता है। चूँकि अकबर को कोई पुत्र नहीं प्राप्त हो रहे थे तो फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती का दरगाह है। शेख सलीम चिश्ती बहुत माने जाने संत थे, उन्हीं के पास में अकबर गए थे। शेख सलीम चिश्ती कहाँ पर उनका दरगाह है? फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी में ही रहते थे। तो फतेहपुर सीकरी आगरा से लगभग 35 किलोमीटर दूर है, एवरेज में लगभग 34-35 इर्द गिर्द में 35 किलोमीटर मान लेते हैं, तो उतने के दूर में है। तो वहीं पे जो है अकबर गए थे, शेख सलीम चिश्ती से आशीर्वाद मांगी, उन्होंने आशीर्वाद दिया कि भैया जाओ आपको पुत्र की प्राप्त होगा। अकबर को पुत्र की प्राप्ति हुआ, इसलिए अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम रखा था। सलीम क्यों रखा? क्योंकि शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से जो है ऐसा माना जाता कि अकबर को पुत्र प्राप्त हुआ, तो इसलिए उसका नाम सलीम रखा। अकबर को मुख्य रूप से यही एक ही पुत्र की बात हो रही है और पुत्र की उल्लेख नहीं है, तो एक पुत्र, और इस एक पुत्र को अकबर जो है बहुत मानता था। जिसके भी एक पुत्र रहता ज़्यादातर लोग बहुत मानते हैं, इसलिए इसको बहुत मानते थे। यही बाद में विद्रोह भी करेगा, आगे चलकर विद्रोह करेगा, और इसी के विद्रोह के कारण अकबर का जो प्रसिद्ध आदमी है, प्रसिद्ध व्यक्ति है, नाम सुने होंगे, क्या नाम उसका, अबुल फजल मारा जाता है। अबुल फजल को विद्रोह के कारण जो है, इसके विद्रोह के कारण अबुल फजल को दक्षिण से अकबर ने बुलाया। अकबर ने दक्षिण से अबुल फजल को बुलाया। क्यों बुलाया? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा विद्रोही हो चुका था। विद्रोही क्यों हो चुका था? ये बहुत लंबे समय तक शासक बना रहा। 1556 में गद्दी पर बैठता, 1605 तक। ये जल्दी मरेगा नहीं अकबर, न जल्दी गद्दी पर इसका पुत्र बैठेगा। इसलिए ये भी चाह रहा था कि अब हम क्यों ना जल्दी से जल्दी गद्दी पर बैठें। और उसे दिल्ली सल्तनत में देख ही चुके हैं आप। दिल्ली सल्तनत में एक दूसरे ने, कोई पिता ने, कोई भाई ने, कोई किसी का हत्या करके गद्दी पर अपनाते थे। लेकिन यहाँ पे इस प्रकार का सिस्टम नहीं आ पा रहा, पिता के बाद तो ये काफ़ी लंबे समय तक। तो इसने विद्रोह कर दिया अपने पिता के खिलाफ, गद्दी पर बैठने के लिए, बादशाह बनने के लिए। इसलिए इसके विद्रोह को दबाने के लिए जो है दक्षिण से अबुल फजल को बुलाया। अबुल फजल जो था वो अकबर के 9 रत्नों में से एक था वो भी, और रास्ते में ही अबुल फजल की इसने हत्या करवा दिया 1602 ईस्वी में। 1602 ईस्वी में अबुल फजल मारा गया। किसने मारा? ओरछा के राजा वीर बुंदेला सिंह। ऐसा माना जाता है कि ओरछा के राजा, अगर देखते हैं, बात करते हैं, हाँ यही है लगभग में। तो यहाँ तक हो गया। तो हमने बताया ना कि 62 में सबसे पहले किसके साथ विवाह किया है? हरखाबाई से। इसी का किसके हुआ है? सलीम के साथ विवाह हुआ है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब 62 के बाद अगर 63 की बात करते हैं, यहीं पे हम थोड़ा सा 63 में जोड़ देते हैं। तो 63 में देखिए 1563 में अगर बात करते हैं, इसने तीर्थ यात्रा कर क्या कर दिया है? तीर्थ यात्रा कर क्या कर दिया है? समाप्त कर दिया है। तीर्थ यात्रा कर क्या कर दिया है? समाप्त कर दिया है। इसकी एक विशेषता ये पूछा जा सकता है, अकबर ने तीर्थ यात्रा कर, इसके पहले मथुरा की यात्रा किया। मथुरा की यात्रा कहाँ की यात्रा की है? मथुरा की यात्रा। क्लियर हो रहा है? तो मथुरा की यात्रा जो किए हैं, तो उसके बाद में 63 में तीर्थ यात्रा का समाप्त कर दिए। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं उस हरखाबाई अर्थात जोधाबाई अर्थात मरियम उजमानी का हाथ रहा है। कहीं ना कहीं उनका भी प्रभाव रहा है। उनके प्रभाव से जो है अकबर ज़्यादा से ज़्यादा धार्मिक हो गया है, सहिष्णु हो चुका था। इसके साथ में अगर बात कर देते हैं, इसने जो है 63 के बाद में 64 में क्या किया है? जजिया कर को हटा दिया है। 1564 ईस्वी में जजिया कर को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया है। लेकिन बाद में मुगलों का, यानी कि अकबर का राजपूतों के साथ संघर्ष होने के कारण पुनः जजिया कर लगाया। फिर जाकर 1579 में अंतिम रूप से हटा दिया जजिया कर को। 1579 ईस्वी में अंतिम रूप से
जजिया कर को हटा दिया। जजिया कर को अंतिम रूप से 1579 में, लेकिन ज़्यादातर इसी को जाना जाता, पूछा जाता है। यही इतना नहीं, अगर 62 में हमने बताया किसको जीता है, आमेर को, उसके बाद मेड़ता को, यानी कि उत्तर भारत के सभी राज्यों को जीत लिया। जो सबसे ज़्यादा आभेद समझा जाता था, आभेद क्या समझा जाता था, आभेद दुर्ग, आभेद दुर्ग क्या समझा जाता था, एक कलिंजर का दुर्ग था, कलिंजर, एक कलिंजर का जो दुर्ग है, कलिंजर का दो दुर्ग है, एक कलिंजर कहाँ पर है, बांदा जिले में, बांदा, बांदा कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में बांदा जिला, बांदा में ही कलिंजर है। कलिंजर का दुर्ग बहुत ही आभेद, यानी कि उसको तोड़ा नहीं जा सकता था। इसको जीतने का मतलब जो है पूरे भारत को जीतना, उत्तर भारत को पक्का जीतना। तो कलिंजर के दुर्ग को भी जीता। केवल एक राज्य ऐसा था जो आमेर के बगल में था, जिसका नाम था मेवाड़। मेवाड़ को केवल नहीं जीत पाया है, मेवाड़ को नहीं जीता है, नहीं जीत पाया, नहीं जीत पाया। अकबर जो है मेवाड़ को, अकबर क्या पूरा मुगल काल के जो भी शासक हैं, कोई मेवाड़ को नहीं जीत पाए। क्योंकि मेवाड़ ये वही मेवाड़ है जहाँ के, मेवाड़ की अगर बात करें, मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी, यहाँ पर लिख देते हैं मेवाड़, मेवाड़ की राजधानी क्या थी, चित्तौड़। ये चित्तौड़ क्या है, राजधानी है, मेवाड़ चित्तौड़ राजधानी है। यहाँ का राजा कौन थे, राणा सांगा, राणा सांगा। राणा सांगा जो बाबर के समय थे, 1527 में, याद करिए 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच युद्ध हुआ था, खनवा का युद्ध, खनवा का युद्ध। इसी खनवा के युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। जिहाद का मतलब होता है, बाबर ने कहा जिहाद, जिहाद का मतलब होता है इस्लाम खतरे में है, इस्लाम खतरे में, सभी मुसलमान भाइयों एक हो जाओ, इसलिए राणा सांगा के विरुद्ध युद्ध करो। तो बाबर ने खनवा के युद्ध में 1527 में राणा सांगा को हरा दिया जिहाद के नाम पर। ये वही मेवाड़ के राजा है राणा सांगा। राणा सांगा के पुत्र जो हैं उदय सिंह, उदय प्रताप, उदय सिंह कौन है, उदय सिंह हैं। राणा सांगा के पुत्र कौन है, उदय सिंह। उदय सिंह अकबर के समय आ गए हैं। अकबर के साथ पहले उदय सिंह का युद्ध होता है, लेकिन उदय सिंह अपना राजधानी चित्तौड़ छोड़ करके एक नया राजधानी बना देते हैं, उदयपुर, 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 एक नई राजधानी बना देते हैं उदयपुर। कौन, उदय सिंह। फिर उदय सिंह के जो पुत्र आते हैं महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप। महाराणा जो प्रताप हैं, ये महाराणा प्रताप बहुत ही शक्तिशाली, नाम सुने होंगे, इनके घोड़े का नाम चेतक था। महाराणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया, ऐसे पाला था, इस तरीके का किताबों में पहले लिखा रहता था। तो महाराणा प्रताप, और अब इधर में एक तरफ मेवाड़ में, मेवाड़ में कौन है, मेवाड़ में राजस्थान में है मेवाड़, ये सब राजस्थान की बात हो रही है। तो राजस्थान में मेवाड़ है, तो मेवाड़ में अब महाराणा प्रताप आ गए हैं, उदय सिंह के बेटे महाराणा प्रताप आ गए हैं, इधर में अकबर। इन दोनों में अंत में युद्ध होता है। महाराणा प्रताप ने जो अपनी राजधानी कुंभलगढ़ को बना लिया था। कहाँ बना लिया था, इन्होंने अपनी राजधानी कुंभलगढ़ को बनाया है। कहाँ पर बनाया, कुंभलगढ़। पूछा जा सकता, कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ को अपनी राजधानी बना लिया। महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी कहाँ बना लिया, कुंभलगढ़ को। और ये जो कुंभलगढ़ को बनाए हैं महाराणा प्रताप अपनी राजधानी, तो महाराणा प्रताप जो गोगुंडा है, गोगुंडा के पास में, गोगुंडा के पास में एक स्थान है हल्दी घाटी, ये मेवाड़ में ही है। राजस्थान के जो क्षेत्र है मेवाड़, मेवाड़ में एक स्थान गोगुंडा, गोगुंडा के पास में एक स्थान मैदानी भाग है, बहुत मैदानी भाग है, हल्दी घाटी। उसी हल्दी घाटी के युद्ध में, हल्दी घाटी का युद्ध होता है। ये युद्ध होता है भैया कब होता है, 18 जून 1576 को, 18 जून 1576 को, 18 जून
1576 को हल्दी घाटी के मैदान में एक तरफ महाराणा प्रताप और दूसरी तरफ से अकबर की सेनाओं में काफ़ी ज़्यादा टक्कर, इस तरीके की युद्ध। इस युद्ध में हुआ क्या, महाराणा प्रताप पराजित हो गए और भाग गए। कहाँ भाग गए? क्योंकि ये राजस्थान की घटना, राजस्थान में एक पहाड़ी है, बहुत पुरानी पहाड़ी है, अवशिष्ट पर्वतमाला है जिसका नाम है अरावली। ये वही अरावली पर्वतमाला है जिसका सबसे, अरावली पर्वतमाला वही है जिसका सबसे ऊंचा शिखर गुरु शिखर है। इसी अरावली पर्वतमाला से लूनी नदी निकलती है। लूनी, कौन सी नदी निकलती है? लूनी नदी। हमने भूगोल से इसको लिंक कर दिया। लूनी नदी, लूनी नदी गुरु शिखर के पास से ही, गुरु शिखर के थोड़ा सा पास से ही निकलती है, अरावली पर्वत से निकलती है और अपने ही देश में समाहित हो जाती है, किसी नदी में नहीं मिलती है। भारत की मान के चलिए एकमात्र ऐसी नदी है, और से एक दो नदियाँ और हैं लेकिन माना जाता है यही इसी को। लूनी नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो अंतःप्रवाही नदी है। अंतःप्रवाही मतलब अपने ही देश से निकलते अपने ही देश में समाहित, यानी कि लूनी नदी रन के कच्छ में, जो दलदल है रन का कच्छ गुजरात में, वहीं पर ही जाकर के दलदल में समाहित हो जाती है। तो ये लूनी नदी के यानी कि अरावली के बारे में बता दिया। तो जब महाराणा प्रताप हार गए हैं तो उसी अरावली पहाड़ी पर जाकर के छिप जाते हैं, अरावली पहाड़ी में चले जाते हैं, वहीं पे कुछ दिन रहते हैं, वहीं से अकबर के से मुकाबला करते हैं, लड़ते हैं। उसके बाद में वो मर जाते हैं। उनके मरने के बाद में इनका महाराणा प्रताप का बेटा गद्दी पर बैठता है, अमर सिंह। कौन आता है? अमर सिंह। लेकिन महाराणा प्रताप ने अधीनता नहीं स्वीकार किया और ना ही, पराजित तो हुए लेकिन अधीनता नहीं स्वीकार किए और कब्जा नहीं करने दिए मेवाड़ को। मेवाड़ को अंततः कोई मुगल कब्जा में अपने कब्जे में नहीं ले पाया है। आगे चलकर जब अंग्रेज पीरियड आता है, ब्रिटिश पीरियड आता है, तो ब्रिटिश पीरियड में पूरा का पूरा सब एक ही हो जाता, आप जान ही रहे हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो इसके साथ में अगर बात करते हैं अकबर के बारे में, इसके बारे में अगर बात किया जाए तो यही इतना नहीं, अकबर ने पूरे उत्तर भारत को जीत लिया। उत्तर भारत के साथ में अगर देखते हैं, ये दक्षिण भारत की बात करते हैं, ये बाढ़ है, विंध्य पर्वतमाला है, ये गुजरात है, गुजरात को भी जीता है, गुजरात पर आक्रमण किया है। गुजरात में लगभग कब आक्रमण होता है? 1572-73 में, 72 ही माना जाता है, मुख्य रूप से 1572 ही मानेंगे। 1572-73 लिखा रहा था लेकिन 1572 मानेंगे। तो गुजरात पर आक्रमण करते हैं अकबर। इस जीत में गुजरात जीत के बाद में 72 में जब जीत होता है तो ऐसा माना जाता, कहीं कहीं 71 लिखा है लेकिन सही ज़्यादातर सही है 73 ही है। तो आगरा में पहले राजधानी अकबर के समय आगरा ही थी, राजधानी आगरा ही थी, लेकिन अब राजधानी इन्होंने आगरा से थोड़ा सा दूर फतेहपुर सीकरी एक नया जगह बसा दिया। क्यों बसा दिया? क्योंकि उसी फतेहपुर सीकरी में ही शेख सलीम चिश्ती रहते थे। शेख सलीम चिश्ती रहते थे जहाँ अकबर का जन्म होता है, वो क्या नाम है, सलीम का जन्म होता है, सलीम का जन्म होता है उन्हीं के आशीर्वाद से होता है। इसलिए वो वहीं पे शेख सलीम चिश्ती का दरगाह भी था फतेहपुर सीकरी में, इसलिए वहीं पर जो है यानी कि फतेहपुर सीकरी में अपना राजधानी बना देते हैं। तो अकबर जो है अब अपनी राजधानी बदल के कहाँ ले गए हैं? आगरा ही जिले में ही, आगरा से थोड़ा सा दूर है फतेहपुर सीकरी। ये पूछ लिया गया अकबर के समय राजधानी कहाँ है, तब आगरा नहीं बताना है, फतेहपुर सीकरी बताना है, क्योंकि फतेहपुर सीकरी में सब काम हो रहा है इनका। तो इस जीत के उपलक्ष्य में 1573 ईस्वी में अकबर ने फतेहपुर सीकरी को स्थापित कर वहीं पे अपनी राजधानी बनाया। और 73 में ही इसी जीत के विजय में, गुजरात जीत के विजय में ही वहाँ पे एक बहुत बड़ा दरवाज़ा भी बनाया जिसका नाम है बुलंद दरवाज़ा। क्या नाम है? बुलंद दरवाज़ा। ये बुलंद दरवाज़ा विश्व का सबसे ऊंचा दरवाज़ा है, सबसे बड़ी विशेषता ये, अभी तक इतना ऊंचा दरवाज़ा विश्व में कोई नहीं बना सका है। जो अकबर ने बनवाया है ये कहाँ पर है? बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में, उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा। अगर इसकी ऊंचाई पूछ लिया जाए तो आप डाटा देख लीजिएगा, मुझे नहीं याद है, तो लगभग
65 ऐसे कुछ किलोमीटर 65 मीटर के इर्द गिर्द में ऐसे कुछ लिखा है, एक्चुअल डाटा मुझे नहीं याद है, तो पूछा जा सकता है वनडे के एग्जाम में, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो फतेहपुर से क्या नाम गुजरात विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर को राजधानी बना रहे हैं, स्थापित कर रहे हैं, और वहीं पर फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा बना रहे हैं। बुलंद दरवाज़ा विश्व का सबसे ऊंचा दरवाज़ा है, उसके 3 ओर से साइड में दरवाजे हैं, मेन दरवाज़ा है, और वहीं के पास में अगर आप देखेंगे तो आपको जो है क्या नाम उनका शेख सलीम चिश्ती का दरगाह भी वहीं के इर्द गिर्द में मिलेगा। तो यहाँ तक हो गया। इसके बाद में दक्षिण भारत में अभियान करता, उत्तर भारत को जीतने के बाद में दक्षिण भारत, चूंकि अकबर चाह रहे थे, अकबर एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे, साम्राज्यवादी विस्तारवादी नीति के थे, उस साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे और चाहते थे कि पूरा जितना भारत है, भारत को एक संयुक्त राष्ट्र के रूप में, एक राष्ट्र के रूप में वो पिरोना चाहते थे, एक पूरा का पूरा संयुक्त बनाना चाहते थे, जितने भारत है सबको एकजुट करना चाहते थे। इसलिए उनको ऐसा माना जाता है इतिहासकारों में कि अकबर पूरे भारत को जो है एक राष्ट्र के रूप में रखना चाहते थे। इसलिए उसने दक्षिण नीति अपनाया, दक्षिण को विजय किया। जो इसमें 4 राज्य मुख्य रूप से होते थे, एक था खानदेश था, कौन सा खानदेश था। अब दूसरे की अगर बात करते हैं तो अहमदनगर है, तीसरे की बात करते हैं तो बीजापुर है, और चौथे की बात करते हैं तो गोलकुंडा है। गोलकुंडा है। तो इसमें क्या था, सबके सबको जीता है, लेकिन कैसे जीता है, तो सबसे पहले अकबर ने लगभग 1561 के इर्द गिर्द में मुझे लगता है कि अकबर ने जो है एक दूत मंडल भेजा सभी के पास, एक दूत मंडल भेजा कि भाई आप लोग मेरे राज्य में मिल जाओ, मेरी अधीनता स्वीकार कर लो। तो इसमें जो था ये खान देश है, इस अधीनता स्वीकार कर लिया। इस दूत मंडलों के कहने पे इसने बिना युद्ध किए, बिना कुछ किए अधीनता अकबर की स्वीकार कर लिया। यहाँ इसने अधीनता स्वीकार कर लिया। अब बचते हैं ये दोनों, इन दोनों ने अधीनता नहीं स्वीकार किया, लेकिन बहुत ज़्यादा बहुमूल्य उपहार दिया, बहुत ज़्यादा बहुमूल्य उपहार इन दोनों ने, बीजापुर ने और गोलकुंडा ने दे दिया कि इसलिए इन तीनों पर आक्रमण नहीं करने का मतलब है, ये अधीन हो गया सीधे सीधे। बचता ये अहमदनगर, इसने ना तो अधीनता स्वीकार किया और ना ही कोई बहुमूल्य उपहार दिया, ना अधीनता स्वीकार किया ना बहुमूल्य उपहार। इसलिए अकबर ने सबसे पहला दक्षिण में अगर आक्रमण करता है तो इसी अहमदनगर पर। अभी अगर ये पूछ लिया जाए अकबर का दक्षिणी अभियान में कुल कितने राज्य थे, ये 4 राज्य का उल्लेख मिलता है। 4 राज्य में ये 2 मेन है, इन दोनों को मिला करके अभी एक बनाया दिया जाएगा बरार, जिसके नाम से आ जाएगा बरार। तो सबसे पहले दक्षिण में किस राज्य को जीता है, किस पर आक्रमण किया है, तो अहमदनगर। किसको जीता है, अहमदनगर। और अहमदनगर का जो शासक था बुरहान उल मुल्क यहाँ का शासक है। कौन शासक था, बुरहान उल मुल्क। तो इस पे जब आक्रमण होता है अकबर का, इधर से अकबर, इधर अहमदनगर का शासक बुरहान उल मुल्क, दोनों की सेनाओं में युद्ध होता है, ये मारा जाता है। इसके मरने के बाद में इसका पुत्र गद्दी पर बैठेगा, लेकिन इसका पुत्र भी मारा जाता है। ऐसे में अहमदनगर में अराजकता, अव्यवस्था, अशांति चारों तरफ से फैल जाता है, अशांति, अराजकता, अव्यवस्था फैल जाता है। ऐसे में कुछ अमीर लोग चाहते हैं कि ये आदमी गद्दी पर बैठे, कुछ आदमी अलग आदमी को चाह रहे हैं, अमीर अलग लोग चाह रहे हैं। तो यानी कि वहाँ पे अब षड्यंत्र चलने लगा कि कौन अहमदनगर का शासक बने, जो देखे। तो कुछ अमीर लोग जो थे वो इन्हीं की बहन थी, इन्हीं की बहन चाँद बीबी, नाम सुना होगा चाँद बीबी, नहीं सुने हैं तो सुनने की कोशिश कीजिए। चाँद बीबी इन्हीं की, बुरहान उल मुल्क जो यहाँ के शासक थे उन्हीं की बहन है चाँद बीबी। चाँद बीबी को गद्दी तो नहीं बैठाए, यानी कि इनके पुत्र के पुत्र को किसी को, एक छोटे से बच्चे को गद्दी पर बैठाया और इनको संरक्षक बनाया। संरक्षक बनाने का मतलब केवल वो कहने के लिए गद्दी पर बैठा है, पूरा कार्य कौन करेंगी, चाँद बीबी। लेकिन अंततः चाँद बीबी भी मारी जाती हैं युद्ध के दरमियान में। पता कैसे मारी गई हैं, अब इस तरीके की मारी गई हैं कि पूरा अहमदनगर की कहानी खत्म हो गया और अहमदनगर पूरा समाप्त हो गया। अहमदनगर को भी अकबर ने अपने साम्राज्य में मिला लिया। ये जो खानदेश है, खानदेश का जो शासक था वो तो अधीनता स्वीकार किया, लेकिन उसके बाद में जो उसका वहाँ का
शासक बनता देख रेख करने के लिए, उसने मुगलों की अधीनता मानने से अस्वीकार कर दिया। और जब अस्वीकार कर दिया, इसलिए इस पर भी जो है, यानी कि खान देश पर भी जो है अकबर ने पुनः जो है आक्रमण करके अपने में मिला लिया। और ये जो बनते हैं अभी जो उपहार दिए थे, अब बाद में इनको भी मिला, अपने में मिला लेगा और एक नए नाम से बरार के नाम से प्रसिद्ध कर देगा ये बरार। तो पहले 4 थे, बाद में तीन जो हैं इसके साम्राज्य में मिल गए हैं, खानदेश, अहमदनगर और एक बरार। क्लियर हो गया। तो इस तरीके का दक्षिण भारत का ये अभियान। अब पूरा का पूरा अगर देखेंगे, अकबर पूरा का पूरा उत्तर भारत से दक्षिण भारत में एक बड़े साम्राज्य का शासक बन गया। अब ऐसे में उसने शासन व्यवस्था चलाने के लिए उसने जो है इतने बड़े धर्म में अनेक प्रकार के धर्म संप्रदाय, अनेक प्रकार की जाति के लोग रह रहे हैं। ऐसे में उसने जो है एक नया नीति लाया, जिस नीति के कारण वो महान बना, जिसे कहते हैं धार्मिक नीति। अकबर की धार्मिक नीति क्या थी? बहुत ही सहिष्णु था, उदार था। उसने सुलह-ए-कुल लाया। आगरा में ही अभी भी सुलह-ए-कुल एक त्यौहार मनाया जाता है, जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों आपस में शामिल होकर के हिस्सा लेते हैं, यानी कि घूमने जाते हैं, अपना मेला मनाते हैं। हिंदू और मुसलमान दोनों लोग बराबर के हिस्से में लगभग में हो जाते हैं, तो उसमें दोनों के दोनों जाते हैं। सुलह-ए-कुल अभी भी चलता। कहाँ चलता? आगरा में। पूछा गया कई बार। तो सुलह-ए-कुल कौन लाया था? ये अकबर ने लाया था। अकबर की अगर बात करें तो अकबर पर जो है धार्मिक सहिष्णुता बहुत ज़्यादा था, प्रभाव था। उसकी माता हमीदा बानो बेगम का भी प्रभाव था। उसके गुरु जो थे पीर लतीफ़ जो थे, उनका भी प्रभाव था, बहुत ही उदार थे। जो उनके संरक्षक बैरम खां, उनका भी प्रभाव रहा है। उनके पिता के पिता जो बाबर हैं, वो भी उदार थे। बाबर को उदारता के कारण कलंदर की उपाधि दिया गया है। जब बाबर, याद करिए, जब बाबर काबुल में जीतता है, काबुल में पहली बार जब जीतता है, तो वहाँ पर जो है काबुल में एक चांदी का सिक्का चलवाया था, जिसका नाम था शाहरुख। शाहरुख खान नहीं, शाहरुख। चांदी का सिक्का चलवाया था शाहरुख। और काबुल में हर नागरिक को, हर व्यक्ति को चांदी का सिक्का दे दिया। ले जाओ भैया, ले जाओ, सबको चांदी का सिक्का खूब बांटा। इतना उदारता उसका दिख रहा है, इतना उदारता दिख रहा है कि उसके कारण उसको, बाबर को कलंदर कहा गया है। इसके पहले एक और खूब दान देता था, लाखों का दान देता था। ले जाओ भैया, ले जाओ, लाखों का दान। उसका नाम क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का संस्थापक था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा गया है, लेकिन यहाँ जो है बाबर को कलंदर कहा गया। चांदी का सिक्का दिया था। चांदी के सिक्के का नाम क्या था? शाहरुख। शाहरुख। तो ये उसी के बाबर के पुत्र का पुत्र है अकबर। तो कुछ ना कुछ तो असर आएगा ही। और इसकी जो पत्नी मरियम उजमानी, जिसे हरखाबाई या जोधाबाई के नाम से, इनका भी प्रभाव। कई हिंदू पत्नियों से, कई राजपूत पत्नियों से वैवाहिक संबंध करने के कारण इस पर धर्म का ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव पड़ा अकबर पर। इसलिए इसने अब धर्म के बारे में सहिष्णुता लाने के लिए, अपने धर्म को, औरों के धर्म को समझने के लिए सबसे पहले एक नया चीज़ लाते हैं 1575 में, इबादत खाना। इबादत खाना माने प्रार्थना भवन। उस प्रार्थना भवन में क्या था? पहले केवल जो थे इस्लाम धर्म के ही लोग इकट्ठा होते थे। इस्लाम धर्म के धर्मगुरु मुल्ला और मौलवी, ये लोग जो है इकट्ठा होकर के केवल धर्म पर विचार विमर्श करते थे। बाद में सभी धर्मों के लोगों को इस पे लाने के लिए आमंत्रित किया कि सब धर्म के लोग आए, यहाँ पे इकट्ठा हों, अपने धर्मों के बारे में, जिसमें जो धर्म में कमियाँ रहेंगी वो सुधारा जाएगा, उस धर्म में सुधार किया जाएगा। ये कार्य किया। इसके बाद में अगर आगे जब देखेंगे, इबादत खाना के बाद में मजहरनामा लाते हैं 1579 ईस्वी में। मजहरनामा के बाद में अगर देखेंगे दीन-ए-इलाही लाया अकबर ने। तो अकबर ने दीन-ए-इलाही पर भी चर्चा होगा, लेकिन वो विस्तार में चर्चा किया जाएगा, थोड़ा सा समझने लायक होगा। तो इस प्रकार के थोड़ा सा हम इस पार्ट 1 में छोड़ देते हैं। क्लास हमारा ओवर हो गया है, ज़्यादा समय नहीं दे पाएंगे। तो अब अगला क्लास हम अगले टॉपिक में लेके आएंगे। तब तक के लिए हम अलविदा लेते हैं। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।